हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति की जो आधुनिक परिकल्पना दी थी उसके बारे में डिटेल में। तो पढ़ते अपन। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन, टिप्पणी लिखिए जीवन की उत्पत्ति की आधुनिकतम परिकल्पना। और इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसके बारे में अपने को वर्णन करना। तो देखिएगा, इसका सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डायग्राम। तो इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा और इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। देख लो, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या बता रखा है। तो देखिए, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इसका स्टीम होता है। इसमें 2 वैक्यूम होता है जहाँ पे से हवा एयर पास होती है। NH3 अमोनिया, मीथेन, H2 हाइड्रोजन, H2O मीन्स जल। ये है गैसेस मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है इलेक्ट्रिक स्पार्क। यहाँ पे जो आता है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। फिर इसमें आता है कंडेंसर। तो यहाँ पे इसमें कंडेंसर लगा होता है। फिर इसमें आता है वाटर वेपर्स। इस प्रकार से इसमें वाटर का वेपर्स बताया गया है। फिर इसमें आएगा बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर को शो किया गया है। फिर यहाँ पे शुगर एंड एमिनो एसिड, एलानिन और ग्लाइसिन, यहाँ पर इसका कंपोजिशन पाया जाता है और यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रेप। ओके, तो ये क्या है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ओके, अब अपन इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था या फिर उसको किस प्रकार से उन्होंने बताया गया है, किस प्रकार से साइंटिस्ट मिलर द्वारा और ओपिरियन के सिद्धांत को किस प्रकार उन्होंने पुष्टि करी, ये सब अपन इसमें पढ़ते हैं। तो देखिएगा, ओपिरियन के सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए स्टेनले मिलर ने एक, देखिएगा क्या कि जो ओपेरिन का जो सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए जो स्टेनले मिलर थे ना, उन्होंने एक प्रयोग किया जिसे जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना माना जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्टेनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या बताया, तो देखिएगा क्या कहा। मिलर ने चित्र में दिखाए गए 5 लीटर के फ्लास्क, आप लोगों ने देखा ना, एक फ्लास्क बना था जिसमें बॉइलिंग वाटर बताया गया था। तो उसमें क्या हुआ, 5 लीटर के फ्लास्क में क्या किया उसने, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन को 2:1:2 में लेकर भर दिया। एक अन्य आधा लीटर के फ्लास्क को एक नली द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने एक आधा लीटर का फ्लास्क ले लिया और उसको एक नली के द्वारा क्या किया, बड़े फ्लास्क से जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या किया, इस छोटे फ्लास्क में उसने जल भरकर उसे लगातार उबलने की व्यवस्था की, जिसमें जल वाष्प संपूर्ण उपकरण में घूमती रही। फिर क्या किया, छोटा फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में उसने क्या किया, जल भर दिया। ठीक है, फिर उस जल वाष्प, जो जल की जो वाष्प थी ना, स्टीम, उसे संपूर्ण उपकरण में घूमती रही। ठीक है, फिर क्या किया कि बड़े फ्लास्क में उसने टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड भी लगा दिए। मैंने बताया था ना आपको कि उसने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे साइड में। कौन से लगा रखे, तो आप एक बार और देख सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड, एक ये और एक ये, और यहाँ पे स्टीम, ये अपन जो गैसेस पढ़ रहे थे वो, और जो बॉइलिंग वाटर जो बड़ा फ्लास्क था ना, ये वो रहा। ठीक है, तो देखिए उसने क्या किया कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। फिर क्या किया, उसने इलेक्ट्रोड लगा दिए टंगस्टन के। ठीक है, फिर उसने क्या किया, जिनसे 1 सप्ताह तक विद्युत चिंगारियां निकलती रही। फिर क्या हुआ, 1 सप्ताह तक उसमें विद्युत की चिंगारियां निकलती रही। फिर क्या हुआ, उसने बड़े फ्लास्क को दूसरी ओर एक कंडेंसर से जोड़ दिया। ठीक है, जो बड़ा वाला फ्लास्क था ना, उसको एक दूसरी तरफ एक कंडेंसर लगाया और उससे उसको ऐड कर दिया। उसके बाद नलिका को एक यू नली से जोड़कर छोटे फ्लास्क से जोड़ दिया। फिर जो नलिका थी उसको एक यू आकार की उसने नली ली और फिर एक दूसरे फ्लास्क से उसको जोड़ दिया।
इस प्रकार के उपकरण द्वारा वे गैसें तथा जलवाष्प को विद्युत धारा की उपस्थिति में एक दूसरे से क्रिया करने का मौका दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ देखिएगा। इसके बाद ये हुआ कि जो उसने एक दूसरे से जोड़ दिए। ठीक है, फिर जो विद्युत धारा की उपस्थिति में एक दूसरे से उसने रिएक्शन करवाई, उसमें रिएक्शन करने का उसको चांस दिया। फिर क्या हुआ, जो वायुमंडल में मौजूद थे, एक हफ्ते बाद उसने देखा, फिर एक पूरा वीक तक उसने वेट किया। उसके बाद उसने क्या देखा, जो गैस बड़े फ्लास्क में उत्पन्न हुई थी वे कंडेंसर द्वारा ठंडी होकर एक गहरे लाल द्रव के रूप में यू नली में भर गई। ठीक है, फिर क्या, एक वीक बाद उसने वेट करने के बाद देखा कि जो गैस एक फ्लास्क में उत्पन्न हुई थी वे क्या हुआ, दूसरी वे जो कंडेंसर था ना उसमें क्या हुआ, ठंडी होकर एक गहरे लाल द्रव के रूप में, मतलब लाल रंग का जो द्रव है ना, पानी होता है ना, उसमें यू नली में भर गई। ठीक है, फिर उसने उसका विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि लाल द्रव में ग्लाइसिन एवं एलिलिन नामक सरलतम अमीनो अम्ल, सरल शर्कराएं, वसा अम्ल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों का क्या हुआ, पदार्थों का मिश्रण। ठीक है, पदार्थों का मिश्रण या वे पदार्थ विभिन्न प्रतिक्रिया से बने थे, न कि बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, जो पदार्थ थे ना वो न तो वो क्या वो उसमें के जो पदार्थ बने थे वो एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया द्वारा बने, न कि कैसे बने, न कि वो बैक्टीरिया से बने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यह प्रयोग ओपेरिन के सिद्धांत की पुष्टि करता है। काय की करता है कि जो वो पदार्थ मिश्रण बने उसमें मेथेन, वो जो भी थे ग्लाइसिन था वो सब आ गए उसमें, तो जो पदार्थ थे ना किसी प्रतिक्रिया से बने, न कि बैक्टीरिया से, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस न था, वो सिर्फ एक प्रतिक्रिया से बने। और कौन से सिद्धांत थे कि उन्होंने पुष्टि करी, तो जो ओपेरिन का जो सिद्धांत था ना उसकी उन्होंने क्या करी, पुष्टि करी, तथा यह सिद्ध करता है कि आदि वायुमंडल में मौजूद मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि ने बादलों से उत्पन्न हुई विद्युत धारा की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर अमीनो अम्ल, वसा अम्ल तथा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया होगा। मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट का यही है कि इसमें न तो बैक्टीरिया की जरूरत हुई न कोई वायरस की, सिर्फ जो आदि वायुमंडल है ना उसमें जो मौजूद गैस कौन सी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि ने क्या किया, बादलों से जो उत्पन्न हुई थी विद्युत धारा की उपस्थिति में उन्होंने उनसे प्रतिक्रिया की, फिर अमीनो अम्ल, वसा अम्ल तथा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया होगा। ये उसकी एक परिकल्पना थी। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद अपन देखते हैं अपना अगला चैप्टर क्या है, 4.2 का विकास के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डार्विन के प्राकृतिक चयन एवं योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ओके, तो देखिएगा अपन देखते हैं इसकी उत्तरजीविता का सिद्धांत किस प्रकार से डार्विन ने बताया गया है, वो भी कौन से, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स प्राकृतिक चयन। ठीक है, तो देखते हैं डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण से जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में जैविक विकास की क्रिया को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो प्राकृतिक वर्ण की जो जातियों की जो उत्पत्ति थी उसको ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक जो पुस्तक थी ना उसमें उसकी जैविक विकास की जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया को है ना उदाहरण सहित प्रस्तुत किया। ठीक है कि किस भांति प्राणी अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रखते हैं। मतलब क्या बताया गया, किस प्रकार जो प्राणी होते हैं ना वातावरण की जो क्रिया होती है उसमें अपने को एडेप्ट करके फिर जीवित अपनी लाइफ जीते हैं, कैसे वो जीवित रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, फिर किस प्रकार से अपने जनरेशन टू जनरेशन संतान उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत ऐसे प्राणी जिनमें अनुकूल की क्षमता
नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे प्राणी जिनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है, कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से प्रकृति में एक प्रकार की छटनी होती रहती है। देखो, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में एडप्ट कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो आगे देखिएगा, डार्विन के इसी सिद्धांत को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं आगे, डार्विन के समान ही वेलेस के जैव विकास संबंधी विचार थे। क्या थे? यह निम्न तथ्यों पर आधारित है। तो देखिएगा, ये देखो, ओवर प्रोडक्शन, प्रत्येक प्राणी में एक स्वाभाविक भावना होती है कि वह अधिक संतान उत्पन्न ना करे। सभी प्राणी में क्या होती है? एक स्वाभाविक भावना होती है कि वह अधिक संतान उत्पन्न न करे या फिर उत्पन्न करे, ठीक है। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपनी जाति को स्थिर रखने के लिए संतान उत्पत्ति की बहुत क्षमता होती है। मतलब ओवर प्रोडक्शन होता है ना, प्रत्येक प्राणी में एक विशेष स्वाभाविक भावना होती है कि वह अधिक संतान उत्पन्न करे। सभी जंतु तथा पौधों में क्या होता है? अपनी जाति को स्थिर रखने के लिए संतान उत्पत्ति की बहुत क्षमता होती है। संतान उत्पत्ति, आगे देखिएगा, देखो आगे समझो कि प्रचुर संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता से किसी भी जीवधारी की जाति के सदस्यों की संख्या रेखागणितीय अनुपात जियोमेट्रिकल रेशियो में बढ़ती है, ठीक है। जो संतान उत्पत्ति की जो प्रचुर क्षमता होती है ना, किसी भी जीवधारी में जाति के सदस्यों की संख्या की रेखागणितीय जो अनुपात होता है, मतलब कि जियोमेट्रिकल रेशियो में बढ़ती है। एक तारमीन, मतलब कि जो होती है स्टार फिश, 1,00,000 से अधिक अंडे देती है। जो स्टार फिश होती है ना, वो अपने जीवन काल में 1,00,000 से अधिक अंडे देती है। इस प्रकार एक मांस के कैप्सूल में 2000 से अधिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। मांस का जो वो कैप्सूल होता है ना, उसमें 2000 से भी अधिक जो बीजाणुओं का स्पोर्स का निर्माण होता है। फिर क्या आगे देखिएगा, जहां प्रकृति ने प्राणियों को संतान उत्पन्न करने की क्षमता दी है, विनाश के भी बहुत से कारण बनाए, ठीक है। जहां पर संतान की तो उत्पत्ति हो रही, मतलब कि जनरेशन बढ़ रही, लेकिन विनाश के भी बहुत अधिक कारण बनाए हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि जीवों की जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है, ठीक है। जैसे कि जैसे जैसे जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु भी होती जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भोजन, जल, प्रकाश तथा सुरक्षित स्थान के लिए जीवों में संघर्ष होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो फिक्स है भोजन, जल, प्रकाश तथा सुरक्षित स्थान के लिए उन जीवों में क्या संघर्ष होगा, फिक्स है, हो तो कंपटीशन होगा। और यह संघर्ष जो होता है ना, निम्न 3 प्रकार का होता है। तो अपन देखते हैं, फर्स्ट जो संघर्ष होता है, कंपटीशन होता है, फर्स्ट क्या होता है देखिएगा, ध्यान से देखना, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ठीक है। देखिएगा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, यह एक जातियों के प्राणियों के बीच होता है। जो इंट्रा स्पेसिफिक जो स्ट्रगल होता है ना, वो एक जातियों के प्राणियों के बीच होता है। उदाहरण के लिए समझो, वनों के छोटे वृक्षों में देखते हैं, जब उनके बहुत से बीज एक स्थान पर एक ही साथ अंकुरित होते हैं, किंतु भूमि तथा पोषण की कमी के कारण उनके पेड़ शीघ्र ही मर जाते हैं, ठीक है। कि जो वन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बीजों के, एक समान बीजों की जातियों के पौधे उत्पन्न होते हैं, लेकिन सारे बीज उत्पन्न मतलब कि बड़े नहीं होते, बहुत सारे पोषण की कमी के कारण सूख जाते हैं, मर जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। परंतु फिर भी कुछ वृक्ष लंबे हो जाते हैं और इनकी शाखाएं आपस में मिलकर मंडप बना लेती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वृक्ष तो लंबे हो जाते हैं और एक जैसा मंडप टाइप बना लेते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला, सेकेंड वाला कंपटीशन, वो संघर्ष क्या होता है। तो सेकेंड देखिएगा, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, ठीक है।
विभिन्न जातियों के बीच होने वाले संघर्ष को अंतर जातीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भिन्न भिन्न डिफरेंस टाइप की जो जाति होती है ना, उसमें ये संघर्ष पाया जाता है। और ये कैसे पाया जाता है? यह अधिकतर जीवों में पाया जाता है। जो पिछला वाला पढ़ा आप लोगों ने वन के बारे में पढ़ा, और जो ये नेक्स्ट वाला जो है ना, ये जीवों के बारे में है। तो क्या होता है, क्योंकि कुछ दूसरे जीवों के भोजन होते हैं, इस संघर्ष में सबसे अधिक प्रभावित निम्न जाति के जंतु और पौधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इन्वायरमेंट स्ट्रगल। अब इन्वायरमेंट में ये कौन सा स्ट्रगल करते हैं, तो देखिएगा, जीवधारियों के वातावरण के विरुद्ध जातियों के सदस्य के बीच होने वाले संघर्ष को वातावरणीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो जीवधारी के जो वातावरण के विरुद्ध मतलब इन्वायरमेंट के खिलाफ जातियों के जो सदस्यों के बीच में जो होता है ना संघर्ष, उसको बोलते हैं वातावरणीय संघर्ष। इसका एक मुख्य उदाहरण मीजोजोइक एरा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मीजोजोइक एरा में पाए जाने वाले विशालकाय रेप्टाइल्स जो कि उस युग में सफल जीवन व्यतीत करते थे, जो रेप्टाइल्स थे ना, वो मीसोजोइक एरा में सबसे सफल जीवन व्यतीत करते थे, आगे आने वाले समय में इसलिए नष्ट हो गए क्योंकि वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल अपने शरीर को बनाने के लिए अपने शरीर के परिमाण को कम नहीं कर पाए। ठीक है ना, क्या हुआ था कि जो मीसोजोइक जो एरा में जो पाए जाने वाले रेप्टाइल्स थे, वो उस टाइम सब उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और नेक्स्ट वाला जो एरा, नेक्स्ट वाला जो ये आया, कल्प आया, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपनी संख्या कम हो गई या फिर उनकी संख्या का ह्रास होने लगा, क्योंकि वो उस टाइप इन्वायरमेंट में अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, देखिएगा, वेरिएशन और वंशागति। ठीक है, जीवधारियों में अनेक प्रकार की वेरिएशन जैसे शरीर की आकृति, शेप तथा साइज, कलर आदि उत्पन्न होती हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी, आगे देखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उत्कृष्ट लक्षणों का अधिकाधिक वंशागति और निष्कृष्ट लक्षणों का लोप होता है। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे जैसे उत्कृष्ट लक्षणों का अधिकाधिक वंशागति और निष्कृष्ट लक्षणों का लोप होता है, इस प्रकार उच्च लक्षणों की वंशागति में स्थान उच्च लक्षणों की वंशागति में स्थान देने के कारण प्राणियों की जाति में विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे उच्च लक्षणों की जो वंशागति में स्थान दिया, फिर क्या हुआ कि प्राणियों की जाति में विकास होगा और उनमें अपने पूर्वजों से भिन्नता आ जाएगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस, कि किस प्रकार से नई प्रजाति का ओरिजिन हुआ, किस प्रकार से नई जाति का जन्म हुआ। ठीक है, उत्पत्ति हुई। तो देखिए, डार्विन के अनुसार जीवित रहने वाले प्राणियों में वातावरण के प्रति अनुकूल एडप्टेशन होने के परिणाम स्वरूप जिन जातियों की उत्पत्ति होती है, क्या होता है कि जो डार्विन के अनुसार जीवित रहने वाले प्राणियों में वातावरण के प्रति अनुकूल एडप्टेशन होने के कारण परिणाम स्वरूप जिन जातियों की उत्पत्ति होती है, उनमें उपयोगी विभिन्नताएं जन्को पेरेंट्स से संतानों में आ जाती हैं। तब तक विभिन्नताएं क्या होती हैं, विभिन्नताएं की पीढ़ी दर पीढ़ी की क्रिया चलती रहती है। समझ में आया कुछ कि इसमें जो डार्विन की जो परिकल्पना थी कि जो जीवित रहने वाले प्राणियों में जो वातावरण के प्रति अनुकूल एडप्टेशन होने के जो परिणाम स्वरूप जिन जातियों की उत्पत्ति होती है, उसमें क्या होता है, उनमें उपयोगी विभिन्नताएं जैसे कि जो पेरेंट से संतानों में आ जाती हैं, जो विभिन्नता होती है वो अपने फादर मदर्स से क्या आ जाती है, उनके डॉटर्स में आ जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तब तक विभिन्नताएं की पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन की क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से फादर मदर्स और इस प्रकार से उनके फिर सन्स डॉटर में आ जाती है, फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। और ये तब तक चलती रहती है
जब तक ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस इसमें इसका बनता रहता है। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और अगली जो क्लास में अपन पढ़ेंगे नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। इसकी सारी डिटेल्स अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।